हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो, पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं, उसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आपकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जो अजमेर है, उसका जो 2021 बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है वो आ चुका है। भाई इसके अंदर जो है 40% सिलेबस आपका कम कर दिया गया है। मैंने आपको 17 चैप्टर बताए थे आपके सिलेबस में, उसमें से 4 चैप्टर तो कंप्लीट हटा दिए गए। कौन कौन चैप्टर हटा दिए गए, मैं थोड़ी जानकारी देता हूं आपको। एक चैप्टर हटा दिया आपका तत्वों का निष्कर्ष सिद्धांत, यह हटा दिया। तत्वों के निष्कर्षण व सिद्धांत के प्रक्रम, एक तो ये हटा दिया। चैप्टर नंबर 6 था, चैप्टर नंबर 6 हटा दिया गया आपका। एक हटा दिया आपका बहुलक वाला चैप्टर पॉलीमर। एक हटा दिया आपका कार्बोहाइड्रेट वाला जैव अणु बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर। और एक हटा दिया आपका दैनिक जीवन में रसायन। 4 चैप्टर आपके हटा दिए गए भाई, दैनिक जीवन में रसायन। ये 4 चैप्टर, ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, ये चारों चैप्टर आपके राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी जो एजुकेशन वाली एग्जाम है उसमें से हटा दिए गए हैं 2021 के लिए। और भी जो चैप्टर बचे हैं उनमें से भी थोड़े थोड़े पार्ट, मैं कहूंगा थोड़े थोड़े टॉपिक हटा दिए गए हैं। हमने अभी तक केवल एक चैप्टर पढ़ा है, सॉलिड स्टेट। और उस सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में जो टॉपिक हटाया गया है उसका मैं नाम बता देता हूं आपको, वो आपको पढ़ना नहीं है। वो बता, उसका नाम है अपने पास ठोसों के विद्युतीय व चुंबकीय गुण। ठोसों के विद्युतीय व चुंबकीय गुण। यानी मैं आपको कहूं कि आपने जो सॉलिड स्टेट पढ़ा है उसमें केवल आपको दोष तक पढ़ने हैं, कि हमने जो पढ़े थे ना ठोसों के दोष, स्टाइक्योमेट्री, नॉन स्टाइक्योमेट्री, केवल आपको वहां तक पढ़ने हैं। इसके अलावा जो आगे वाला पार्ट था कि ठोसों के विद्युत और चुंबकीय गुण, जिसमें हमने एन प्रकार के चालक, पी प्रकार के चालक, यानी अर्धचालक, अचालक, कुचालक जो पढ़े थे, उनको आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे आपके सिलेबस में से हटा दिए गए हैं भाई। केवल आपको सॉलिड स्टेट के अंदर केवल दोष तक पढ़ने हैं। और जो हमारा सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन वाला, उसमें हमको लास्ट टॉपिक बस ये पढ़ना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद का जो टॉपिक है एबनॉर्मल कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज थी, जिसमें आप वांट ऑफ गुणांक की बात करते हो, वो हटा दिए गए भाई। और भी जो चैप्टर आने वाले हैं उसमें से जो टॉपिक हटा दिए गए हैं मैं उनके साथ आपके साथ डिस्कस नहीं किया जाएगा आपको, क्योंकि जो टॉपिक आप सिलेबस में है केवल आपको वही पढ़ाया जाएगा। ऐसे तो मैं आपसे ये कहूं कि वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट थे जो उठाए गए हैं, लेकिन हमारे बोर्ड एग्जाम में उनका इस साल कोई महत्व नहीं है, तो उनको पढ़ने से भी हमको कोई मतलब नहीं है भाई इस साल। तो बाकी अगले साल जो पढ़ने वाले होंगे वो पढ़ा दिए जाएंगे उनको। लेकिन मैं बात करूं कि राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन का जो एग्जाम है उसमें से ये जो 4 चैप्टर है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तो कंप्लीट ही हटा दिए गए हैं। यानी इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला नहीं है। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए चैप्टर हैं उनकी मार्किंग बढ़ा दी गई है। यानी जो चैप्टर पहले 3 नंबर का था उसको 4 नंबर कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पहला चैप्टर था सॉलिड स्टेट, वो 3 नंबर का था, उसको कर दिया 4 नंबर का। हमारा सॉल्यूशन जो पहले 3 नंबर का था उसको भी कर दिया 4 नंबर का। फिर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, वो 4 नंबर की थी, उसे 5 नंबर का कर दिया। यानी एक एक मार्क्स हर चैप्टर में बढ़ा दिए गए हैं। जो भी पढ़ना है हमको, हम उस तरीके से डिटेल वाइज डिस्कस कर लेंगे, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमने अभी तक पढ़ा है पहला चैप्टर, उसका नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था वाले चैप्टर में इस टॉपिक को हटा दिया गया भाई, इसको आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो हमारा सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, उसमें से जो अब तक मैं पढ़ा के आया हूं आपको, वो कंप्लीट आपके सिलेबस में है। अभी तक उसमें से कुछ ही नहीं हटाया, बस इसके बाद वाले 2 टॉपिक रह गए, एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम केवल एक टॉपिक पढ़ते हैं, वांट ऑफ गुणांक, उस टॉपिक को उठाया है। बाकी जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं वे ऐसे कैसे आपके सिलेबस में है, इसमें से कोई सा भी टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में हटाया नहीं गया है, ध्यान रखना इस चीज के बाद में। यानी मैंने आपको जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ाया है वो आपको कंप्लीट पढ़ना है, इसमें से कोई भी टॉपिक आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बात क्लियर है। और ये जो 4 चैप्टर है, मेटलर्जी वाला, पॉलीमर वाला, बायोमोलिक्यूल वाला और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला, ये चारों चैप्टर आपके सिलेबस में से कंप्लीटली हटा दिए गए हैं। यानी पहले आपके पास 17 चैप्टर थे, उसमें 4 हटा दिए गए। अब आपके पास होंगे ओनली फॉर ओनली 13 चैप्टर। कितने अपने पास है अपने बोर्ड एग्जाम में 2021 के लिए? ओनली फॉर ओनली 13 चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर डाले गए हैं। बात समझ आ रही है यहां तक की? देख लीजिएगा आप। और जो भी टॉपिक इन बचे हुए चैप्टर में हटाए गए हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि हमको केवल वही टॉपिक पढ़ने हैं जो हमको राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन ने इस साल सिलेबस में डाले हैं। बाकी अगली साल कोरोना हो चाहे ना हो, वो जब देखी जाएगी। लेकिन इस साल के हिसाब से 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हटा दिए गए और हर चैप्टर में से 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 टॉपिक हटा दिए गए हैं। जो टॉपिक हटा दिए गए हैं उनके बारे में हमको डिस्कस नहीं करना है भाई। बात क्लियर है? बिना बात किए
हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको, हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया है, उस पहले वाले चैप्टर में इस टॉपिक को हटा दिएगा भाई, ये टॉपिक अब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यानी हमको केवल सॉलिड स्टेट में दोष तक पढ़ने हैं। लास्ट हमारी हेडिंग थी ठोसों में दोष, केवल वहां तक पढ़ना है, उसके बाद के टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। और ये बात तो मैंने जब लेक्चर पढ़ाया था, जब बताया भी था कि अगर आपका सिलेबस कम होता है तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में हटा दिया जाएगा, और वही बात हुई, देख लो आप, ठोसों के विद्युत और जो चुंबकीय गुण थे वो आपके सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। यानी ना तो आपको बैंड सिद्धांत के बारे में कोई बात करनी है, ना आपको एन प्रकार के अर्धचालक पढ़ने हैं, ना आपको पी प्रकार के अर्धचालक पढ़ने हैं। कहने का मतलब ये कि आपको ठोसों के विद्युत और चुंबकीय गुणों से कोई मतलब नहीं है। बात क्लियर है? और बाकी जो सेकंड चैप्टर चल रहा है वो तो आपको कंप्लीट ही पढ़ना है, उसमें से कोई सा टॉपिक आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वो अभी भी आपके सिलेबस में है। तो बिना बात की हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसकी बात कर लेते हैं भाई। तो ये बात थी कुछ इंपॉर्टेंट वाली जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। 4 चैप्टर जो मैंने आपको बताए थे, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांतों प्रक्रम, बहुलक, जैवअणु और दैनिक जीवन में रसायन, ये चारों के चारों चैप्टर कंप्लीटली आपके सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। 2021 के एग्जाम के लिए बात है भाई, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। और बाकी जो चैप्टर बचे हैं उनमें से भी काफी टॉपिक आपके लिए हटा दिए गए, मतलब ज्यादा कुछ मैटर इस साल आपकी केमिस्ट्री के एग्जाम में है नहीं। बात क्लियर है? और बाकी फिजिक्स में भी ऐसा ही होगा, मैथमेटिक्स में भी होगा और बायोलॉजी में भी होगा, वो आपके जो टीचर हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो मैं बिना बात किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे भाई चैप्टर सेकंड, उस चैप्टर का नाम था सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। यानी हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। उसको विलय की प्रकृति से कोई मतलब नहीं होता, और उसको अपने बताया था 4 भागों में, RLVP, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और सबसे लास्ट में था हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, या जिसे आप बोलते हो ओपी शॉर्ट में। बात क्लियर है? जिसमें से मैंने 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस कर ली है। RLVP की बात कर ली मैंने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर लिया, मैंने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में आपको बता दिया था। सबसे लास्ट वाला जो हमारे पास रह गई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसका नाम है हमारे पास ओस्मोटिक प्रेशर। उसका नाम क्या है हमारे पास? ओस्मोटिक प्रेशर। इसे बोलते हैं हिंदी में परासरण दाब। क्या बोलते हैं जी? परासरण दाब। अगर मैं बोर्ड एग्जाम से बात करूं तो बोर्ड एग्जाम से ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थ्योरी वाला टॉपिक है। कहने मतलब है ये अपने पास जो लिखने वाला टॉपिक है, सैद्धांतिक टॉपिक ज्यादा है, लेकिन ये टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ओस्मोटिक प्रेशर, जिसे बोलते हैं परासरण दाब, ये हमारे पास लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसका नाम क्या है हमारे पास? ओस्मोटिक प्रेशर। एक मिनट माइक देख लेता हूं। ओस्मोटिक प्रेशर कौन सा टॉपिक है हमारे पास लास्ट? ओस्मोटिक प्रेशर। चलो भाई देखो, अगर आपको ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानना है तो उससे पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना होगा भाई। जानते हो टर्मिनोलॉजी क्या बोलते हैं? शब्दावली। टर्मिनोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्दावली। क्या बोलते हैं? शब्दावली। इसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी। बस क्लियर है? यानी अगर आपको परासरण दाब के बारे में, अगर आपको ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानना है तो आपको कुछ शब्दावली का ध्यान रखना होगा, और वो शब्दावली जो है हमारे ओस्मोटिक प्रेशर में काफी काम में आने वाली है। तो बिना बात किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे भाई ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको ओस्मोटिक प्रेशर से पहले कुछ पॉइंट समझने होंगे। वो पॉइंट इस ओस्मोटिक प्रेशर में काफी कुछ हमारी हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमको इसके अंदर पढ़ना है वो हमारे पास अपने पास डिफ्यूजन। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? हम जो बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे डिफ्यूजन के बारे में। हम बात करेंगे किसके बारे में? विसरण। हिंदी में बोलते हैं डिफ्यूजन को विसरण। क्या बोलते हैं जी? विसरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन को विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? विसरण। अगर मैं बात करूं कि जो ओस्मोटिक प्रेशर है वो एक तरीके का बायोलॉजिकल टॉपिक है, ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट में चलता है, लेकिन केमिस्ट्री में भी इसका अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है? कैसे ये काम करेगा वो हम देखने वाले हैं यहां पर। लेकिन उससे पहले हमको एक टॉपिक देखना होगा। उस टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास? डिफ्यूजन। जिसे क्या बोलते हैं? विसरण। उसे क्या बोलते हैं? विसरण। देखो यहां तो बात कर रहे हैं ओस्मोटिक प्रेशर की, और साथ में यहां बात करूंगा मैं ओस्मोसिस की। किसकी बात करूंगा? ओस्मोसिस, जिसे बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं हिंदी में? ये तो हमारे पास ओस्मोटिक प्रेशर है जिसे आप बोलते हो परासरण दाब, और उसके साथ हम कौन सा पढ़ेंगे? ओस्मोसिस, जिसे बोलते हैं परासरण। तो ये तो अपने पास परासरण है और ये अपने पास विसरण है। इसे तो बोलते हैं इंग्लिश में डिफ्यूजन, इसे बोलते हैं ओस्मोसिस। तो ये तो अपने पास परासरण है और ये अपने पास विसरण है। तो पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि सर विसरण तो क्या होता है और परासरण क्या होता है। अगर आप परासरण के बारे में जान जाओगे तो फिर परासरण दाब सीखने में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन उसको पहले जानने से पहले हमको किसको जानना होगा? विसरण को, कि विसरण होता क्या है, कि विसरण होता क्या है। तो पहले मैं लिख रहा हूं परिभाषा,
उसके बाद मैं एग्जाम्पल के द्वारा इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा भाई। तो सबसे पहले लिख रहा हूं मैं परिभाषा, कि विसरण की परिभाषा क्या होती है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ऐसे कैसे मैं बता रहा हूं आपको कि विसरण की परिभाषा क्या होती है। मैं कहूंगा पदार्थ के अणुओं का, पदार्थ के अणुओं का, देखो काफी कुछ बातें एनसीईआरटी की लाइनों में छिपी होती है। ये बात मैं आपको हर लेक्चर में करता हूं कि एनसीईआरटी की जो लाइन लिखी हुई है वो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, उनमें काफी बातें छुपी होती है जो हमको खोजने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपन एक एक एनसीईआरटी की लाइन को डिकोड करते हुए चलेंगे भाई। तो दो परिभाषा क्या ली हुई है, पदार्थ के अणुओं का, पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से, सुना बात ध्यान से क्या लिखेगा, पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता, इंग्लिश में बात करते हैं बोलते हैं इसको हायर कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं जी, हायर कंसंट्रेशन। पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, निम्न सांद्रता क्या बोलते हैं, लो कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, लोअर कंसंट्रेशन। पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन, क्षेत्र की ओर गमन, क्षेत्र की ओर गमन। गमन जानते हो, गमन का मतलब क्या होता है, जाना, कोमा क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। देखो मैंने यहां पर अणुओं की बात की है, किसी बात की है, अणुओं की बात। सुना बात ध्यान से क्या लिखा हुआ है, पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता यानी हाई कंसंट्रेशन से निम्न सांद्रता यानी लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो जाना होता है उसको बोलते हैं विसरण। यानी आपके पास अगर पार्टिकल है, देखो यहां पर अणुओं की बात की है और यहां पर मैं बात करूं, यहां पर जो पार्टिकल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पार्टिकल्स। और यहां पर जो पार्टिकल्स है वो सोल्यूट भी हो सकता है जी और वो सोलवेंट भी हो सकता है। सुनो बात ध्यान से, यहां पर जो पार्टिकल हमारे पास होगा वो सोल्यूट भी हो सकता है और वो सोलवेंट भी हो सकता है। बात क्लियर है। अब सुनो परिभाषा क्या है, और परिभाषा के बाद मैं एग्जांपल के द्वारा इस विसरण को आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे हमने 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है उसी प्रकार से हम इस 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को भी विद डिटेल विद एडवांस लेवल डिस्कस करेंगे भाई। तो परिभाषा क्या ली हुई विसरण की, पहले सबसे पहले बात कर रहा हूं विसरण के बारे में, उसके बाद करेंगे परासरण की बात, उसके बाद किसी बात करेंगे परासरण दाब की बात। बात क्लियर है, सुनो बात ध्यान से। हमने पहला टॉपिक लिया विसरण। विसरण क्या है कि विसरण वह है जिसमें पदार्थ के जो अणु है वो कहां जाते हैं भाई, उच्च सांद्रता से कहां जाते हैं, निम्न सांद्रता। कहां जाते हैं, उच्च सांद्रता यानी हायर कंसंट्रेशन, कहां जाते हैं, लोअर कंसंट्रेशन। यानी अगर आपके पास पार्टिकल है, देखो इधर भाई एक लाइन में बात करूं तो क्या होगी, आपके जो पार्टिकल्स हैं, आपके जो क्या है पार्टिकल्स, और मैं कह रहा हूं यहां पर पार्टिकल क्या हो सकते हैं, यहां पर पार्टिकल सोल्यूट भी हो सकता है और यहां पर पार्टिकल क्या हो सकता है, सोल्यूट एंड, और यहां पर क्या हो सकता है, सोलवेंट। यानी आपके जो अवयवीकरण होंगे वो विलय भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है, विलायक। सुनना बात हो ध्यान से, यानी विसरण में विलय भी जा सकता है और विलायक भी जा सकता है, क्योंकि परासरण में कुछ अलग होने वाला है। इसलिए आपको एक एक टॉपिक ध्यान से समझने होंगे। क्या लिखा हुआ है मैंने, पदार्थ के अणुओं का, और मैं कह रहा हूं अणु जो हमारे पास है वो विलय भी हो सकता है और क्या हो सकता है, विलायक। पदार्थ के अणुओं का कहां जाना है भाई, हायर कंसंट्रेशन से, हायर कंसंट्रेशन कितने जाएंगे भाई, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। हायर कंसंट्रेशन से कितने जाएंगे, यानी अगर आपके पास सोल्यूट है, अगर आपके पास सोलवेंट है, अगर वो हाई कंसंट्रेशन से अगर वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो कह देना वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा भाई डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन क्या होता है, जिसमें जो अवयवीकरण है, जिसमें जो अवयवीकरण है वो कहां जाते हैं, उच्च सांद्रता से कहां जाते हैं भाई, निम्न सांद्रता की तरफ। कहां जाते हैं, उच्च सांद्रता से कहां चले जाते हैं भाई, निम्न सांद्रता की तरफ। तो वो जो प्रोसेस होता है, वो जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम विसरण। क्या बोलते हैं, विसरण। मैं कहूंगा विसरण क्या होता है, विसरण क्या होता है कि विसरण में जो अवयवीकरण है, विसरण में जो सोल्यूट और सोलवेंट के जो पार्टिकल हैं वो उच्च सांद्रता से कहां चले जाते हैं भाई, निम्न सांद्रता की ओर। कहां चले जाते हैं, निम्न सांद्रता की ओर। बात समझ आ रही है। विसरण क्या होता है, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें जो अणु है, जो अवयवीकरण है, वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर क्या करते हैं, गमन। अब सर आपने परिभाषा तो लिख दी, सर एग्जांपल समझाओ कि विसरण होता क्या है। बात समझ आ जाएगी अभी आपको थोड़ी देर बाद में, लेकिन आपको परिभाषा के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी। और मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर जो पार्टिकल होंगे वो सोल्यूट भी हो सकते हैं और वो सोलवेंट भी हो सकते हैं। यानी मैं कहूंगा वो विलय भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है, विलायक। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते जाना भाई, क्योंकि मैं कह रहा हूं जब परासरण होगा तो कुछ बात अलग होगी। परासरण में केवल और केवल सोलवेंट की बात करेंगे हम, वहां पर सोल्यूट की बात करेंगे ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे पास जो विसरण वाली प्रक्रिया है उसमें जो पार्टिकल्स हैं, उसमें जो अवयवीकरण है वो सोल्यूट भी हो सकता है और वो सोलवेंट भी हो सकता है। यानी मैं कहूंगा कि आपके जो अवयवीकरण है, यानी जो आपके जो विलय है और जो विलायक है, वो दोनों उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर क्या करते हैं, गमन। और वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, विसरण। क्या बोलते हैं, विसरण। अब मैं लेता हूं इसका एग्जांपल कि विसरण होता क्या है और विसरण को हम समझेंगे किस प्रकार से। सुनो भाई बात ध्यान से। अब मैं लेता हूं एग्जांपल, उस एग्जांपल के द्वारा आपको एक पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको परिभाषा के बारे में जानकारी मिल गई। परिभाषा क्या कहती है
कि अगर पदार्थ के अणु अगर उच्च सांद्रता से अगर निम्न सांद्रता की ओर गमन कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? विसरण। क्या बोलोगे? विसरण। और ये ध्यान रखना, यहां पर जो पार्टिकल है वो विलय भी हो सकता है और विलायक भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो विसरण है ना, जो विसरण है वो विलय की भी है और वो विलायक के लिए भी। यानी विसरण में विलय के अणु भी जिम्मेदार होते हैं और विलायक के अणु भी क्या होते हैं? जिम्मेदार। लेकिन परासरण में ऐसा नहीं होता है। वो जो अंतर पढ़ेंगे तो वहां पर ये पॉइंट काम आने वाला है। बात समझ आई कि अगर अवयवीकरण अगर उच्च सांद्रता से अगर निम्न सांद्रता की ओर गमन कर रहे हैं उसे बोलोगे आप विसरण। और अवयवीकरण विलय भी हो सकते हैं और अवयवीकरण क्या हो सकते हैं? विलायक भी हो सकते हैं। अब सुनो बात एग्जांपल की। एग्जांपल क्या हो? देखो जी, मान लो आपके पास एक कंटेनर है, मैं कहूंगा एक सिलेंडर है कांच का कंटेनर। मान लो आप इस सिलेंडर में, ये सिलेंडर या आप कंटेनर मान लो, जो भी मानना चाहो, इस सिलेंडर में आपने ले लिया वाटर। इस सिलेंडर में क्या ले लिया जी आपने? इस सिलेंडर में ले लिया आपने वाटर। क्या ले लिया? इस सिलेंडर में ले लिया आपने वाटर। देखो जी ध्यान से बात, मैं क्या कहना चाहता हूं, आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में ले लिया आपने वाटर। क्या ले लिया जी? वाटर। अब आपने क्या किया, इस कंटेनर में डाल दिया आपने कॉपर आयन। क्या डाल दिए? कॉपर +2 आयन। क्या डाल दिए जी? कॉपर +2 आयन। क्या डाल दिए? कॉपर +2 आयन। आप देखोगे कॉपर +2 आयन है, उनका रंग कैसा होता है भाई? ब्लू रंग का। कैसे कलर होता है इनका? ब्लू रंग। सुनो बात ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूं, बात सुनो ध्यान से, कि अपने पास एक कंटेनर था, हम समझना चाहते हैं विसरण को। हम किसको समझना चाहते हैं? हम समझना चाहते हैं विसरण को। विसरण होता क्या है? आपने लिए एक कंटेनर, इस कंटेनर में क्या ले लिया आपने? वाटर। क्या ले लिया जी आपने? वाटर। आप जानते हो वाटर कैसा होता है? ले लिया आपने वाटर। अब आपने क्या किया, इस कंटेनर में आपने डाल दिया Cu+2 आयन। क्या डाल दिया आपने? कॉपर +2 आयन। क्या डाल दिए? कॉपर +2 आयन। और कॉपर +2 जो आयन है उनका रंग कैसा होता है भाई? ब्लू रंग का। कौन से कलर का होते हैं? ब्लू। या मैं कहूंगा नीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं अपने पास? नीले रंग के। बात क्लियर है? ठीक है, वापस सुनो बात ध्यान से। आपके पास कंटेनर था, उस कंटेनर में आपने लिया वाटर। उस वाटर वाले कंटेनर में आपने डाल दिया Cu+2 आयन। क्या डाल दिया जी? Cu+2 आयन। बात क्लियर? अब देखो वाटर तो सॉल्वेंट होगा, बताओ ये सोल्यूट होगा कि नहीं होगा? ये क्या होगा हमारे पास? सोल्यूट। भाई जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको आप सोल्यूट बोलते हो ना, और जिसकी ज्यादा होती है, और आप तो जानते हो वाटर तो हमेशा क्या होता है? ये तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है भाई, है कि नहीं? जानते ही नहीं जानते हो? वाटर बताया था मैंने आपको कि वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, और ये क्या होगा हमारे पास? सोल्यूट होगा ही नहीं होगा। अब आपने क्या किया, ये जो वाटर था, इस वाटर में क्या डाल दिया आपने? कॉपर +2 आयन। क्या डाल दिया आपने? कॉपर +2 आयन, जिनका रंग कैसा था? ब्लू रंग का। जैसे आप डालोगे तो आप देखोगे कि शुरू में तो ये जो Cu+2 आयन है वो सरफेस पे होंगे, और आपको ब्लू रंग की जो लेयर है वो आपको अलग दिखाई देगी। देखो जी, आपके पास, आप थोड़ा प्रैक्टिकल समझो इस चीज को। आपके पास एक कंटेनर था, उस कंटेनर में आपने पानी ले रखा था। ये समझो आपके पास कांच का गिलास था, उस कांच के गिलास में आपने पानी ले लिया। उस पानी वाले गिलास में आपने ऊपर से Cu+2 आयन डाल दिए। कौन से डाल दिए? Cu+2 आयन, जिनका रंग कैसा होता है? नीले रंग का। तो जैसे आप उसको डालोगे तो शुरू में तो क्या होगा, आपको नीले रंग की लेयर तो अलग दिखेगी और पानी की लेयर अलग दिखेगी। बस जैसे आप डालोगे, डालते तो नहीं घुलेगा ना वो। शुरू में क्या होगा, जैसे आपने Cu+2 आयन डाला तो इस Cu+2 आयन की तो ऊपर लेयर बन जाएगी, जो कौन से रंग की होगी? अपने पास ब्लू रंग की। और नीचे क्या होगा हमारे पास? वाटर। लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखोगे, ये देखोगे कि जो पूरा का पूरा जो वाटर है, ये जो पूरे का पूरा जो वाटर है, ये पूरे का जो पूरा वाटर है वो सारा ही कैसा हो जाएगा भाई? ब्लू कलर का। कैसा हो जाएगा भाई? ब्लू कलर का। क्या हो जाएगा भाई? ब्लू कलर का। सुनो बात ध्यान से, मैं विसरण को समझा रहा हूं। विसरण क्या था? जिसमें अवयवीकरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं? गमन। और मैंने बताया था आपको कि विसरण में विलय भी जिम्मेदार होता है और विलायक भी जिम्मेदार है। अब सुनो बात ध्यान से, आपने क्या लिया, आपने एक गिलास पानी का ले लिया। उस पानी के गिलास में आपने डाल दिया Cu+2 आयन। क्या डाल दिया जी? Cu+2 आयन, जिनका रंग कैसा था भाई? ब्लू रंग। यानी मैं कहूंगा उनका रंग कैसा था? नीला रंग। जैसे आप डालोगे तो शुरू में तो जो नीले रंग की जो परत है वो आपको अलग दिखेगी, यानी ये नीले रंग की परत तो आपको अलग दिखेगी और पानी आपको अलग दिखेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या होगा कि जो पानी था भाई, शुरू में आपने जब डाला तो ये तो लेयर आपको दिख रही थी ब्लू रंग की और पानी आपको अलग दिख रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद में, कुछ समय बाद में आप देखोगे ये जो पानी जो था, ये पूरा का जो पूरा पानी था, उसका रंग कैसा होगा भाई? ब्लू। इसका मतलब क्या हुआ? देखो जी, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कंसंट्रेशन क्या थी? ज्यादा। इसकी कंसंट्रेशन क्या थी? कम। भाई इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, इसकी कंसंट्रेशन क्या थी भाई? कम। या मैं कहूंगा इसकी कंसंट्रेशन कम थी या इसकी कंसंट्रेशन क्या थी? ज्यादा। तो मैं कहूंगा जब आपने Cu+2 को डाला तो शुरू में लेयर ब्लू थी और पानी की लेयर अलग थी, लेकिन कुछ समय बाद में पूरा का पूरा पानी क्या हो गया भाई? ब्लू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी जल के जो अणु थे वो कहां चले गए भाई? Cu+2 की लेयर के साथ। कहां चले गए? मैं कहूं जितने भी जो जल के अवयवीकरण थे उन्होंने किसके साथ कोलाइड कर लिया? भाई इस Cu+2 आयन के साथ। इसका मतलब क्या है? हायर कंसंट्रेशन कहां जा रहे हैं भाई? लोअर की तरफ। कहां जा रहे हैं भाई? हायर कंसंट्रेशन से किधर जा रहे हैं भाई?
लोअर कंसंट्रेशन। बात समझ आई? मैं क्या कहना चाहता हूं कि शुरू में जब आपने कांच का गिलास पानी का लिया था और उसमें आपने Cu+2 आयन डाला था तो आपको ब्लू लेयर तो अलग दिख रही थी और पानी की लेयर अलग दिख रही थी। लेकिन कुछ समय बाद में क्या हुआ, पूरा का पूरा पानी क्या हो गया, ब्लू। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी Cu+2 आयन थे वे सारे सारे किसमें घुल गए भाई, पानी के। इसके अंदर क्या हुआ कि जो अपने पास अवयवीकरण है वो उसमें दो तरह काम होंगे, या तो जल के अणु इधर जाएंगे या Cu+2 के अणु इधर आएंगे। तभी तो मैं कह रहा हूं आपसे कि विसरण में दोनों काम होते हैं, विलय भी भागीदार होता है और विलायक भी भागीदार होता है। देखो आप, अरे भाई दो काम हो सकते हैं ना। अरे पूरे का पूरा पानी अगर नीला हो रहा है तो इसका मतलब दो काम हो सकते हैं। वहां पे क्या काम हो सकते हैं, या तो जल के अणु इधर जा रहे होंगे या Cu+2 के अणु नीचे आ रहे होंगे, ये तो काम होगा। अरे अगर पूरा का पूरा पानी नीला हो गया इसका मतलब दो काम हो सकते हैं कि या तो Cu+2 के अणु नीचे आ रहे होंगे या जल के अणु Cu+2 में जा रहे होंगे। बताओ बात सही कि नहीं। और Cu+2 क्या है, सोल्यूट, और वाटर क्या है हमारे पास, सोलवेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विसरण हो रहा है उसमें विलय भी जिम्मेदार है, विलायक भी जिम्मेदार है। और बताओ पूरा का पूरा पानी क्या है, समान है कि नहीं। क्योंकि परिभाषा क्या होती है कि जब जो अवयवीकरण है अगर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करते हैं उसको बोलते हैं अपन विसरण। और ध्यान रखना, विसरण में संपूर्ण जो रासायनिक संगठन है वो एक समान हो जाता है, यानी पूरी की पूरी सांद्रता क्या हो जाएगी, एक समान हो जाएगी। यानी आप देखो पूरा का पूरा जो विलयन था वो कौन से रंग का हो गया भाई, नीले रंग का। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वाटर के अणु Cu+2 में जा रहे हैं या Cu+2 के अणु किस में आ रहे हैं, वाटर में। और जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं उसे, उस प्रोसेस को बोलते हैं विसरण। बात समझ आ रही होगी आपको मैं क्या कहना चाहता हूं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, विसरण। बात समझ आ रही है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, विसरण। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो काम हो सकते हैं, या तो वाटर के पार्टिकल जा रहे होंगे किसमें, Cu+2 में, या Cu+2 के पार्टिकल कहां जा रहे होंगे हमारे पास, वाटर में। बात क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज को। बात समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, बात क्लियर है। विसरण क्या होती है कि वह प्रक्रिया जिसमें जो पदार्थ के अणु है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर क्या करते हैं, गमन। इसमें क्या होगा, विलय भी जिम्मेदार होगा, इसमें क्या होगा, विलायक भी क्या होगा अपने पास जिम्मेदार। देखते रहिए आप इस चीज को, इसमें विलय भी जिम्मेदार होगा और इसमें विलायक भी जिम्मेदार होगा भाई। हाँ तो यहां तक बात क्लियर है आपको कि विसरण क्या होता है, जिसमें जो अवयवीकरण है उच्च सांद्रता से कहां जाते हैं भाई, निम्न सांद्रता की ओर, और पूरा का जो पूरा रासायनिक संगठन है वो क्या हो जाता है, एक समान, उसे आप बोलते हो विसरण। बात समझ आ गई। और एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको पूरी बात क्लियर कर दी। फिर से आप समझ सकते हो, अगर आपने एक गिलास पानी का लिया है, उस पानी गिलास में अगर आपने Cu+2 आयन को डाला तो Cu+2 आयन का रंग पहले कैसा होता है, ब्लू। तो आपको ब्लू लेयर और पानी की लेयर अलग अलग दिखेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद में पूरे का पूरा जो पानी है वो कैसा हो जाएगा, नीला। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में मिल गए, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं तो गमन किया होगा ना भाई। और गमन दो तरीके हो सकते हैं, या तो Cu+2 नीचे आया होगा या वाटर उसके साथ गया होगा। ये तो बात कर रहे हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं आपसे कि विसरण में विलय भी जिम्मेदार होता है, क्या होता है अपने पास, विलायक भी क्या होता है अपने पास जिम्मेदार। तो ये पहला प्रोसेस था जिस प्रोसेस की बात करता हूं विसरण। हमें विसरण से कोई मतलब नहीं है और ना ही एग्जाम में आपसे विसरण पूछा जाएगा। हम तो बात किसी करेंगे परासरण, क्योंकि हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है परासरण दाब। हमको क्या पढ़ना है, परासरण दाब। और परासरण दाब को पढ़ने के लिए हमको परासरण को सीखना काफी इंपॉर्टेंट है भाई। और उसको सीखने के लिए हमको थोड़ा विसरण के बारे में जानना क्या है, आवश्यकता है। बात क्लियर है। तो ध्यान रखना, विसरण में कहां गमन होता है अवयवीकरणों का, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। कहां गमन होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। बात क्लियर है। अब बात सुनो ध्यान से, अगली टर्मिनोलॉजी, दो टर्मिनोलॉजी है, उसके बाद हम सीधी बात करेंगे ओस्मोसिस के बारे में। सुनो भाई बात, हम बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन के बारे में, हम बात कर रहे हैं झिल्ली के प्रकार के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, झिल्ली के प्रकार के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, झिल्ली के प्रकार। अब कहो से झिल्ली क्या है, सुनो भाई बात ध्यान से। आपने घरों में चाय तो पी होगी, जब हम चाय बनाते हैं तो जब हम चाय को छानते हैं तो हम चलनी का काम करते हैं, चलनी लेते हैं नहीं लेते भाई। आपने चाय तो पी होगी घरों में, जब हम घर में चाय बनाते हैं तो हम एक चलनी का यूज करते हैं। वो चलनी क्या काम करती है, जैसे अगर आपने चाय डाली तो पत्ती को तो अलग कर देगी और चाय आपकी कप के अंदर आ जाएगी। मतलब आपकी जो चलनी है एक मेम्ब्रेन का काम करती है। तो हमको भी परासरण के अंदर एक मेम्ब्रेन की आवश्यकता होगी, हमको भी ओस्मोसिस में एक झिल्ली की आवश्यकता होगी। उस झिल्ली के लिए हमको झिल्ली के प्रकार पढ़ने होंगे कि झिल्ली होती क्या है और कितने प्रकार की होती है। सुनो भाई ध्यान से, यहां पर जो हम झिल्ली पढ़ेंगे वो दो प्रकार की होती है। एक तो हमारे पास होती है पारगम्य झिल्ली। क्या होती है हमारे पास, एक तो हमारे पास होती है पारगम्य झिल्ली। क्या होती है, पारगम्य झिल्ली, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है अभी बता दूंगा मैं आपको। एक हमारे पास होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली, और यही इंपॉर्टेंट है, हमारे काम भी यही आएगी भाई, अर्ध पारगम्य झिल्ली। देखो मैंने आपसे पहले कहा था थोड़ा बायोलॉजिकल है, बाकी इंपॉर्टेंट है भाई। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं SPM। क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमारे पास दो झिल्लियां हैं, एक झिल्ली तो हमारे पास होती है पारगम्य झिल्ली और एक हमारे पास होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली।
दो झिल्लियां होंगी, मतलब दो तरह की हमारे पास जाली होगी। एक हमारे पास होगी पारगम्य झिल्ली और एक हमारे पास होगी अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब पहली बात है सर, ये पारगम्य झिल्ली क्या होती है? सुनो बात ध्यान से। मैंने आपको बताया एग्जांपल, आप जो घर में चाय पीते हो उसमें आप चलनी का उपयोग करते हो, और चलनी क्या काम करती है? पत्ती को तो अलग कर देगी और चाय को आपके कप में डाल देगी। इसका मतलब वो पत्ती को डालती नहीं है अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? आपने जब चाय को छाना तो उसने पत्ती को तो अलग कर दिया और चाय को किसमें ले लिया भाई? कप में। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपकी चलनी थी, वो जो पत्ती के अवयवी कण थे उनको छानने का काम, मतलब उनको क्या कर देती है? अलग कर दी। मतलब वो जो पत्ती के अवयवी कण थे वो कहां नहीं जाते आपकी चाय में। मतलब मैं कहूंगा आपकी जो चलनी है वो पत्ती के अवयवी कणों को जाने नहीं देती, केवल और केवल किसको जाने देती है? लिक्विड पार्टिकल। बात समझ आ रही बात? इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास जो पारगम्य झिल्ली होगी वो झिल्ली क्या होगी? मैं कहूं वह झिल्ली जिसमें से विलय, सुनो बात ध्यान से, पारगम्य झिल्ली क्या होती है? बात सुनना ध्यान से। पारगम इंग्लिश में लिख देता हूं, परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? मैं कहूंगा वह झिल्ली जिसमें से विलय और विलायक, सुनो बात ध्यान से, जिसमें से विलय और विलायक दोनों के कण, विलय विलायक दोनों के अवयवी कण आ जा सकते हैं। यानी मैं कहूंगा ऐसी झिल्ली जिसमें से विलय के कण भी चले जाएं और जिसमें से विलायक के कण भी चले जाएं, उस झिल्ली को बोलते हैं पारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं? पारगम्य झिल्ली। और ये किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? परासरण के लिए, क्योंकि हमको परासरण में एक झिल्ली की आवश्यकता होगी। और झिल्ली हमारे पास दो होती है हमारे पास, एक तो हमारे पास होती है पारगम्य झिल्ली और एक हमारे पास होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो पारगम्य झिल्ली क्या होती है? वह झिल्ली जिसमें से विलय और विलायक दोनों के अवयवी कण आ जा सकते हैं, उस झिल्ली को बोलते हैं पारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं? पारगम्य झिल्ली। बात क्लियर? दूसरी क्या होती है हमारे पास? अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसको बोलते हैं एसपीएम, सेमी परमिएबल वेब। देखो ये इंपॉर्टेंट है। मैं कहूं इसमें से केवल विलायक के अवयवी कण, सुना बात, जैसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इसमें से केवल विलायक के अवयवी कण आ जा सकते हैं। यानी मैं कहूंगा कि जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है, जो एसपीएम है, उसमें से विलय के अवयवी कण नहीं आ जा सकते। ओनली फॉर ओनली किसको पास आउट करती है? सोलवेंट के अवयवी कणों को। मैं कहूंगा अर्ध पारगम्य झिल्ली में से केवल और केवल सोलवेंट के पार्टिकल जा सकते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या होगा? आपकी जो चाय की चलनी है, बताओ वो भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है कि नहीं? क्योंकि उसमें से पत्ती के कण तो नहीं जाते, केवल आपका जो लिक्विड पार्टिकल है, बताओ वो कप में आता ही नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ? पारगम्य झिल्ली क्या होगी? जिसमें से आप विलय और विलायक दोनों के अवयवी कण को पास कर सकते हो, उस झिल्ली को बोलते हैं पारगम्य झिल्ली। और अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? जिसमें से केवल और केवल विलायक के अवयवी कण जा सकते हैं, विलय के अवयवी कण नहीं जा सकते हैं, उस झिल्ली को बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। बात समझ में क्या कह रहा हूं? पारगम्य झिल्ली क्या होगी? जिसमें से विलय भी चला जाएगा और विलायक भी चला जाएगा। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होगी? जिसमें केवल और केवल विलायक जाएगा, विलय को जाने की अनुमति नहीं है, उस झिल्ली को बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। और ध्यान रखना, झिल्ली कुछ नहीं होती, एक जाल होता है, जाल। ऐसे एक जाल होता है जिसमें छोटे छोटे पोर बने होते हैं, जिसमें छोटे छोटे क्या बने होते हैं? छेद बने होते हैं। अब मैं कहूंगा पारगम्य क्या होगी? जिसमें छेद थोड़े बड़े होंगे, जिसमें विलय भी चला जाए, विलायक भी चला जाए। अर्धपारगम्य क्या होंगी? जिसमें जो छेद है, जो पोर है, उनकी साइज क्या होगी? छोटी होगी, जिसमें ओनली फॉर ओनली कौन जा सकता है? सोलवेंट जा सकता है, सोल्यूट को जाने की अनुमति नहीं है। उस झिल्ली को बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। उसे क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। और हमको परासरण में किस झिल्ली की आवश्यकता पड़ने वाली है? एसपीएम। तो वहां पढ़ने से पहले मैं आपको बता दिया, ताकि आपको कुछ ऐसा न लगे सर अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। वह झिल्ली जिसमें केवल और केवल सोलवेंट के पार्टिकल जा सकते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल नहीं जा सकते, उस झिल्ली को बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं उसको? अर्धपारगम्य झिल्ली। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे हम। अगला लेक्चर में मैं आपको उसका एग्जांपल बताऊंगा कि कौन कौन से अर्धपारगम्य झिल्ली का हम यहां पर उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? परासरण के बारे में। और उसके बाद हम बात करेंगे परासरण दाब के बारे में। 1 या 2 दिन में आपका जो लेक्चर है और आपका जो चैप्टर है वो क्या हो जाए? कंप्लीट। उसके बाद बात करेंगे हम अगला चैप्टर की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।